हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लिखिए पहले इसे। इफ, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखना रहेगा हमें। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड curve C and A is a point within C, then close integral C f of z upon z minus a into dz। इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आई एफ ऑफ ए। अब ये फॉर्मूला आपको कर लेना है याद। क्या याद करना है यहाँ पे कि अगर एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन बाउंड्री ऑन क्लोज कर्व सी, यहाँ पे लेकिन एक पॉइंट ए ऐसा है जो विद इन सी है, मतलब ये क्लोज कर्व के अंदर अगर ये पॉइंट आ रहा है। आप देखिए जैसे मैं z के जगह a रखूंगा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी क्या, नहीं करेंगी। तो इस केस में z के जगह a रखने पे यानी z माइनस a तकलीफ दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे 2 पाई आई। क्या लिखेंगे 2 पाई आई एफ ऑफ ए, यानी जो वैल्यू तकलीफ नहीं दे रही थी उसमें आप जहां जहां पे z था उसके जगह क्या डाल देंगे, a डाल देंगे। याद रहेगा वाला फॉर्मूला। पिछले वाले से डिफरेंट कैसा है, पिछला जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था वो था कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। क्या था कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ क्लोज कर्व सी, तो जैसे ही आप क्लोज इंटीग्रेशन निकालेंगे एफ ऑफ जेड डी जेड का, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी अगर पूरा जो आपका, जैसे मैंने एक सर्कल देख रखा हूं, ये आपका रीजन सी, ये सर्कल में बाउंड्री पे ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है, सर्कल के अंदर पूरा एनालिटिक है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा क्लोज कर्व में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। लेकिन अगर इसके अंदर एक पॉइंट ए ऐसा आ रहा है जो इस क्लोज कर्व के अंदर है, और यहाँ पे डिवीजन में क्या है z माइनस ए, यानी जैसे मैं z के जगह a डालूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे 2 पाई आई एफ ऑफ ए, यानी जहां पे z था उसके जगह मैं a डालूंगा और ये जो वैल्यू तकलीफ दे रही थी इसको हटा दूंगा, उसके जगह क्या आ गया 2 पाई आई आ गया। याद रखेंगे। अब ऐसा जरूरी है क्या कि z माइनस ए का पावर 1 ही रहे हमेशा, नहीं, z माइनस ए के अलग अलग पावर के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला अलग लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर n इंटू डी जेड, तो इसका आंसर आएगा 2 पाई आई एफ एन ऑफ ए डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। जहां पे ये एफ एन ऑफ ए ये क्या डिनोट कर रहा है कि आप यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव लगाने के बाद वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब आपने z को पहले डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी आपने f ऑफ z को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू z कितने टाइम्स n टाइम्स, और फिर z की जगह क्या वैल्यू डाली आपने a वैल्यू डाली। समझ में आया पक्के में। और यहाँ पे पावर रहेगा n+1, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर है n+1 तो पूरा आंसर आएगा n के टर्म्स आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे n के जगह 0 डाल दूं तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे मैं n के जगह 0 डालूंगा तो n के जगह 0 डालने में आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए
का पावर 0 + 1 हो जाएगा बनता है z माइनस ए इंटू डी जेड। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 पाई आई। यहाँ पे क्या है n टाइम्स डेरिवेटिव, n की जगह क्या डाले 0, यानी आपको क्या करना है ओरिजिनल वैल्यू रखना है, एक भी बार डेरिवेटिव नहीं लगाना है। अपॉन नीचे n की जगह आ जाएगा 0, लेकिन उसका क्या है फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो आंसर आ गया 2 पाई आई एफ ऑफ ए आया। अगर मैं n की जगह वैल्यू डाल देता हूं 1, उस केस में क्या आएगा क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर 1 + 1 हो जाएगा 2 इंटू डी जेड। तो क्या आएगा आंसर 2 पाई आई एफ ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या है 1, यानी एक बार डेरिवेटिव लगाना है किस पे z पे, फंक्शन पे लगाया विद रिस्पेक्ट टू z, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो आ जाएगा 2 पाई आई एफ डैश ऑफ ए। अगर मैं n के जगह वैल्यू रख दूं 2, तो क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर 2 + 1 आ जाएगा 3 इंटू डी जेड, वैल्यू आ जाएंगी 2 पाई आई। अब देखिए n के जगह क्या वैल्यू है 2, तो मतलब कितने बार डेरिवेटिव लगाना है मुझे फंक्शन में 2 बार, फिर z की जगह डाल देना है a डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो उम्मीद है समझ रहा हूँ, इस तरीके से आप पूरे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। याद रखना फॉर्मूले में क्या है क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर n + 1 इंटू डी जेड। तो इसका आंसर आता है 2 पाई आई, फंक्शन n टाइम डिफ्रेंशिएट होगा, z की जगह वैल्यू आएंगी a अपॉन n फैक्टोरियल। याद रहेंगे वाला फॉर्मूला सबको? तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आएंगी क्या आपको? नहीं। और याद रखिएगा z माइनस a ये जो कह रहा है इसके हिसाब से जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है ना उसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। याद रखेंगे पक्के में। जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी z + 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z + 5 इंटू dz where c is a circle mod of z + 1 इक्वल्स टू 1। अब देखिए आपको बोल रहा है आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, और c एक दिया हुआ है सर्कल। अब देखो सर्कल मॉड के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आपको हमेशा याद रखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में होती है मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल्स टू r। क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल? मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल्स टू r। आप चाहो तो z0 को ही क्या लिख सकते हैं x0 प्लस i y0 लिख सकते हैं पक्के में, जहां पे x0 y0 ये क्या होते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, r ये क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल होता है। तो ये चीज समझ में आपको, पहले तो आपको सेंटर और रेडियस पता रहना चाहिए क्या हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहा ना उसको ले लेना g ऑफ z। क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन है उसको लेंगे g ऑफ z। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट g ऑफ z बी इक्वल्स टू z + 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z + 5। शुरुआत में थोड़ा हार्ड लग सकता है, धीरे धीरे ये लेक्चर खत्म होने के पहले तक आपका वाला टॉपिक अच्छे से आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना है आपने। अब एक बार पहला स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखो g ऑफ z, लिख लिए एक बार वो लिख लिए। उसके बाद आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर 0 कहां पे होता है। डिनोमिनेटर 0 जहां पे हो गया वो क्या होता है पोल होता है। तो आप लिखेंगे नाउ टू फाइंड पोल्स ऑफ g ऑफ z, या तो पोल ऑफ g ऑफ z। हमें क्या करना है पोल निकालना है g ऑफ z का। पोल कौन सी वैल्यू रहती है, जहां पे डिनोमिनेटर हो जाए 0। तो आप लिखेंगे z स्क्वायर
प्लस 2z प्लस 5, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0। बताओ ये वैल्यू 0 कहाँ पे हो सकती? आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली क्या करो, देखो मुझे यहाँ पे जेड स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2z दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है अगर यहाँ पे प्लस 1 हो, तो मैं इसे ऐसा तोड़ सकता है क्या, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 कर सकता। ऐसा क्यों किया, देखो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, काय का फॉर्मूला हो गया ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4 इधर गया तो -4। देख रहे हैं, इससे आपको डायरेक्ट क्या मिल रहे हैं, जेड के फैक्टर मिल रहे हैं। फैक्टर बनाना है, होल स्क्वायर बना लो आराम से, समझ में आया? या तो फिर आप यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी z की। तो बताओ इस हिसाब से z क्या आएगा, माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 है, -4 5 20, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइड बाय 2। तो बताइए क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस 16 का स्क्वायर है 4 का, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन था, माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आया तो क्या आएगा, आई का से वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 से, तो डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस 2i। तो देखो z की वैल्यू ये आती है क्या, -1 प्लस माइनस 2i। ये कौन से मेथड से किया मैंने, फॉर्मूले वाली मेथड से, ये भी लिखे रहने देता हूँ यहीं पे, ये फॉर्मूले मेथड से क्या है आंसर, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2i। अब वाली मेथड से देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, z प्लस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 2 का, यहाँ पे कौन सा साइन था, माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया तो क्या आएगा, आई, आपने स्क्वायर रूट लगा करके दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस और माइनस। समझा ना क्या किया, तो z प्लस 1 का स्क्वायर था, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 था, z प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है 2 का, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन मतलब आई, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे +1 इधर गया -1 प्लस -2 आ गया। देख रहे दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से जा सकते हैं, या तो अगर आपको ऐसा फैक्टर बनाना आता है, फैक्टर के ऐसी वैल्यू निकालना आता है, तो ये मेथड से चाहिए। दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सही निकालना है। तो यहाँ से मुझे काय की वैल्यू मिल गई, z की मिल गई, क्या मिली, -1 प्लस -2 है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल ऑफ g ऑफ z आर एट, कहाँ पे, पहला है z इक्वल टू -1 प्लस 2i, -1 प्लस 2i का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट, एंड z इक्वल टू -1 -2i, दैट इज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, y कोऑर्डिनेट -2, क्यों, क्योंकि z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, तो x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2 निकाल लिए। तो आपको पोल कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे हमें दिक्कत आ सकती है वाले दोनों पॉइंट मिल गए। अब देखो ये हमारे दिए हुए सर्कल में आता है कि नहीं आता, तो क्या सर्कल दिया हुआ है आपको, मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आप लिखेंगे द गिवन सर्कल C इज मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 1। आ रहा है? अब बताओ ये कहाँ पे कैसा वैल्यू आपको देता है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास्टर ने क्या बताया था, ये रहता है मॉड ऑफ z माइनस z0 होता है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, +1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z माइनस z0 क्या है वैल्यू, -1, यहाँ पे कोई i दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये आ गया 0i इक्वल टू 1। अब आपको अगर याद हो मैंने बताया था मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r, तो z0 क्या होता है हमारे लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। z0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x0 प्लस i टाइम्स y0 लिख सकता हूँ। कंपेयर करो तो यहाँ से x0 की जगह क्या है
-1, वाई नॉट की जगह क्या है 0, और ये होता है हमारे लिए रेडियस, रेडियस की जगह क्या है 1। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट, आप चाहो तो अगर आपको ये ऐसा डायरेक्ट देखना आ गया, जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है 0, रेडियस है 1, ये देखते बरोबर समझ में आ गया था। नहीं समझ में आता तो ऐसा आप रफ में देख सकते हैं, तो आप लिखेंगे दिस सर्कल हैज इट्स सेंटर at x coordinate -1, y coordinate 0 and radius 1 यूनिट है। आ गया, बस अब आपको मिल गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, हो गई। अब देखो सेंटर कहाँ पे, x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे आएगा। x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है 0, और मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल रेडियस 1 यूनिट का। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। इजी था, समझा पक्के में सबको? अरे समझ रहा है। ये ओरिजिन से क्यों पास हुआ समझा ना आपको सर्कल, क्योंकि रेडियस है 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की रेडियस लेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगा। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमारे पोल कहाँ कहाँ पे, मेरा पहला पोल है -1 2 पे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ऐसा, ये हो गया -1, इधर साइड आएगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, और ये हो गया मेरे लिए -2 हुआ। रेडियस है सर्कल की 1 यूनिट, यानी ऊपर का पॉइंट हो गया 1 1, नीचे का पॉइंट हो गया -1 -1 हुआ। तो x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1 इस पॉइंट पे, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -1 इस पॉइंट पे, ये है मेरे लिए मेरे एक्सट्रीम पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है, पहला x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट, ये है मेरे लिए मेरा पहला पोल है। दूसरा पोल बताओ क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2, हो गया। पोल पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, बट देखो यहाँ पे 2 पोल है और दोनों के दोनों पोल आपके सर्कल के बाहर आ रहे हैं, है ना, जो हमारा रीजन है उसके अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, सर्कल के बाहर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे हियर बोथ द पोल्स of g of z are outside the circle C। अगर ये आउटसाइड द सर्कल C है, मतलब जिस एरिया में फंक्शन एनालिटिक है उस एरिया को बॉर्डर ही नहीं कर रहे, तो मुझे इनसे कोई तकलीफ है क्या, नहीं है, तो मुझे इनको कंसीडर करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपका पोल इनसाइड सर्कल है तो आप यूज करते हैं कॉची का इंटीग्रल फॉर्मूला, लेकिन अगर पोल आउटसाइड आ जाए, मतलब आपका पूरा फंक्शन एनालिटिक हो जाता है इनसाइड और बाउंड्री ऑफ कर्व में, तो आप यूज करते हैं कॉची का इंटीग्रल थ्योरम। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी जी ऑफ जेड इंटू डी जेड, इसका आंसर आ जाएगा 0, मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी जी ऑफ जेड क्या है वैल्यू, z+4 अपॉन z²
प्लस 2z प्लस 5 इंटू डी जेड। इसका आंसर आ गया 0। और यही निकालना था आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे एक और लाइन भी बीच में डाल सकते कि दोनों के दोनों जो पोल है जी ऑफ जेड के आउटसाइड है सर्कल सी के, तो देयरफॉर जी ऑफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन सी, लिख सकते हैं, या तो इन गिवन रीजन ऐसा लिख दो, इन द गिवन रीजन। समझा? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पोल बाहर आ रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है। वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आने वाला है क्या? नहीं, वैल्यू में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पोल में आता है। तो क्योंकि पोल्स हमारे रीजन के बाहर आ रहे हैं, ये हमें तकलीफ देंगे क्या? नहीं। और जो तकलीफ नहीं दे रहा उससे कोई प्रॉब्लम है क्या हमें? नहीं। तो हमारा जी ऑफ जेड एनालिटिक हो गया। एनालिटिक हो गया तो हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे और बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है? 0 आता है। उम्मीद है समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आऊंगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी 5 माइनस 3z अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इंटू डी जेड, वेयर c is a circle, mod of z equals to 3 by। अच्छा चलो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, पहली स्टेप क्या रहेंगी? जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा जी ऑफ जेड से, फिर मैं देखूंगा डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे आ रहा है। एक बार ये काम कर लिया, फिर मैं देखता हूं मेरा सर्कल। ये सर्कल देखने के बाद आपको z के साथ कुछ भी सब्ट्रैक्शन में नहीं दिख रहा, तो मुझे समझ में आ गया z के साथ है 0 + 0 आए, मतलब इसका सेंटर है 0, 0 पे, और ये होगी उसके लिए उसकी रेडियस। समझा? तो आपको ऐसा डायरेक्ट देखना आना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ जेड से, तो आप लिखेंगे लेट जी ऑफ जेड बी इक्वल्स टू 5 माइनस 3z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। z का स्क्वायर है, यानी डिनोमिनेटर के 2 पोल आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे टू फाइंड पोल्स ऑफ जी ऑफ जेड। आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ले लेंगे 0, तो जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। z आपको याद है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी x में, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है z में, तो आंसर आएगा z के टर्म्स में। आता है माइनस बी, यहाँ पे b की वैल्यू है -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 टाइम्स ac, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 डिवाइड बाय 2a, तो 2 1 जार आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजीली यहाँ तक निकाल लिया आप लोगों ने वैल्यू। तो बताइए क्या मिला आपको? यहाँ से आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 में से 8 गया, बचेगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? डायरेक्ट लिख दूं 1, कोई दिक्कत नहीं किसी को, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से मुझे z की 2 वैल्यू मिली, पहली है 3 प्लस 1 यानी 4 डिवाइड बाय, और z की दूसरी वैल्यू मिली क्या? 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइड बाय 2, यानी z की एक वैल्यू आ रही है 2, z की दूसरी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर एट, पहला है z इक्वल्स टू दैट इज। अब बताओ मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 + 0i लिख सकता हूँ, मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट हो गया 0, एंड दूसरा है z इक्वल्स टू 1, दैट इज x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0।
आ गया, आपने दोनों पोल निकाल लिए। अब हम आते हैं हमारे सर्कल पे। तो आप लिखेंगे हियर सी, क्या है मेरे पास, सर्कल है। दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 3/2। कैसे निकाला समझा ना, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट रहता है, यहाँ पे माइनस में कुछ भी नहीं है तो मैं 0 + 0 i लिख सकता, क्या लिख सकता। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट सेंटर का, और ये हो गया रेडियस। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 0, रेडियस होगी 3/2। हो गया, ड्रॉ कर लो अभी रीजन। तो ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस। अब चलो मैं इसको थोड़ा ऐसा सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 0.5 1 1.5 2 माइनस 0.5 -1 -1.5 -2 0.5 1 1.5 2 -0.5 -1 -1.5 -2। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर है कहां पे, 0,0 पे। इसकी रेडियस है 3/2। 3/2 मतलब क्या होता, 1.5। तो 1.5 की रेडियस का मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्योंकि रफ में बना रहा हूं तो ये सर्कल नहीं एलिप्स दिख रहा है, लेकिन आपको भी दिख रहा है ना कि 1.5 का कांस्टेंट डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो गया मेरे लिए मेरा गिवन सर्कल। हो गया। अब बताइए पहला पॉइंट पोल का। पहला पॉइंट पोल का क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है। यहां पे आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 0। ये पोल सर्कल के अंदर आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तो ये खतरनाक है क्या, नहीं। तो मुझे इससे कोई तकलीफ है क्या, नहीं है। समझ में आया। तो मुझे ये वाली वैल्यू से कोई भी तकलीफ नहीं है। किससे तकलीफ नहीं है, z = 2 से कोई तकलीफ नहीं है, यानी z - 2 = 0, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। ये चीज समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पोल क्या दिया हुआ है, z = 1। z = 1 मतलब x कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0। ये सर्कल के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब मुझे इससे तकलीफ है। तो मुझे किससे तकलीफ है, z = 1 से है, मतलब z - 1 = 0, ये मुझे तकलीफ देने वाला है। तो आप लिखेंगे therefore only one pole z = 1, that is 1,0 lies inside the सर्कल। ये चीज समझ में आया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि जो पोल भी था वो बाहर था। जो बाहर है वो खतरनाक नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पोल अंदर आ गया रीजन के तो खतरा आ जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन था, ये था। अब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आ गया इंटीग्रल सी 5 - 3z। न्यूमरेटर से कोई खतरा है क्या, नहीं। डिनोमिनेटर है z² - 3z + 2। यहां से मैंने z की दो वैल्यू निकाला, एक आया था z = 1, एक आया था z = 2, यानी इसके दो फैक्टर है, एक है z - 1, एक है z - 2। मुझे z - 2 से कोई तकलीफ नहीं है, क्यों, वो पोल आ रहा है बाहर। मुझे तकलीफ है z - 1 से, है
समझिए ये चीज। मुझे किससे तकलीफ है? जो पोल अंदर आ रहा है। जो पोल बाहर है उदय मानुष, उससे हमको कोई तकलीफ है क्या? नहीं। हमें तकलीफ है उस पोल से जो अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये अंदर आने वाले पोल को अलग रखूंगा, बाकी पूरे को एक साथ लिख दूंगा। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल सी 5 माइनस 3z, ये डिवाइड हो गया z माइनस 2 से, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है z माइनस 1 इंटू डी जेड से। क्या किया मैंने यहाँ पे? जो वैल्यू से तकलीफ नहीं थी उसे एक साथ लिख दिया, और जिससे तकलीफ थी उसको अलग से अलग डिनोमिनेटर में रखा हूं। अब ये जो वैल्यू थी ना जिससे आपको तकलीफ नहीं है, इसको डिनोट कर दो एफ ऑफ जेड से, तो आ जाएगा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड, और जिससे तकलीफ है उसको एज इट इज रहने दो। तो बताइए यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या हो गया आपके लिए? वो पूरी वैल्यू जिससे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। कौन कौन सी वैल्यू है उसमें? उसमें न्यूमरेटर में 5 माइनस 3z और डिनोमिनेटर में है z माइनस। आ गया यहां तक? बस अब आपको लगा देना है यहाँ पे फॉर्मूला। ये वाला पोल आपको तकलीफ दे रहा है तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय। अब यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम लगेगा कि फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही एक पॉइंट आ जाए सर्कल के अंदर, जहां पे अगर मैं z की जगह a डाल तो डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0, तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। आप लिखेंगे 2 पाई एफ ऑफ a लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं z की जगह 1 डाल दूंगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल ओवर क्लोज कर सी जी ऑफ जेड से डिनोट कर दूं क्या? अभी नहीं तो लिख ही देता है एक बार में वैल्यू। 5 माइनस 3z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इंटू डी जेड। इसका आंसर क्या आएगा? 2 पाई आई एफ ऑफ ए। कौन सी वैल्यू प्रॉब्लम कर रही? z इक्वल टू 1, तो z की जगह आ गया 1, मतलब आंसर आ जाएगा 2 पाई आई। जहां जहां पे z है उसके जगह यहाँ पे क्या डालो? 1 डालो, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 1 जार 3 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। तो 5 में से 3 क्या बचेगा? 2, और डिवीजन में यहाँ पे माइनस, तो आ जाएगा माइनस 4 पाई आई। क्या है आंसर आपका? माइनस 4 पाई आई। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? जो तकलीफ नहीं दे रहा उनको एक साथ लिखो, जो तकलीफ दे रहा उनको एक साथ लिखो, और फिर उसे सॉल्व करो। उम्मीद है थोड़ा सा और समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन के मुकाबले ये थोड़ा सा और समझ में आया होगा। नहीं भी समझा तो सर पीटना क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ना एक क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। धीरे 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 अब आपको प्रोसेस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रोसेस याद करना कि आपको स्टेप्स क्या फॉलो करना है। इवैल्यूएट, अच्छा कई बार है ना यहाँ पे ऐसा क्लोज इंटीग्रल नहीं, सिर्फ इवैल्यूएट सी लिखा रहेगा, ऐसा इंटीग्रेशन सी 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड, where C is the circle, mod of z minus 1 equals to 1, ऐसा दिया हुआ रहेगा। अब देखो ये बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालना है C पे, और C क्या है? एक सर्कल है, क्योंकि C सर्कल है, सीधी सी बात है, क्लोज कर्व बन रहा है। तो आपको ये चीज याद रखना है, कहीं यहाँ पे अगर क्लोज कर्व का सिंबल बना है तो भी ठीक, नहीं बना है और सी लिखा और सी सर्कल एलिप्स ऐसा कुछ भी दिया हुआ है जो क्लोज्ड है, तो फिर आपको यहाँ पे दिमाग लगा के चलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए पहली स्टेप क्या बताया था मास्टर ने? जो क्वेश्चन है उसको लिखो जी ऑफ जेड। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट जी ऑफ जेड बी इक्वल टू 3z स्क्वायर
प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। मैं इसी को थोड़ा सा फैक्टर यहीं पे कर देता हूँ, 3z स्क्वायर प्लस जेड अपॉन, क्योंकि ये इजी है, मैं इसे लिख सकता हूँ z प्लस वन जेड माइनस, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब अगर आपको इसका पोल निकालना है तो क्या करना पड़ता, डिनोमिनेटर को लेना पड़ता 0, तो आप लिखेंगे टू फाइंड द पोल्स ऑफ g ऑफ z, डिनोमिनेटर को यानी z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन को ले लो 0, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो z प्लस वन 0 हो जाएगा या तो z माइनस वन 0 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू या तो आएंगी माइनस वन या तो z की वैल्यू आएंगी प्लस वन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर, पहला क्या है z की वैल्यू माइनस वन, मैं माइनस वन को लिख सकता हूँ माइनस वन प्लस 0 है, तो दैट इज x कोऑर्डिनेट माइनस वन, y कोऑर्डिनेट 0, एंड सेकेंड है z इक्वल्स टू वन, मैं वन को ही लिख सकता हूँ वन प्लस 0 है, तो दैट इज x कोऑर्डिनेट वन, y कोऑर्डिनेट 0, दोनों पोल्स मिल गए। एक बार आपको पोल मिल गया, फिर आप ढूंढते हैं रीजन। रीजन क्या है, हियर रीजन है मेरे पास C, और C क्या है, सर्कल है, z माइनस वन इक्वल टू वन, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं, दिस इज अ सर्कल with center at x coordinate 1, y coordinate 0 and radius 1। उम्मीद है समझाऊंगा। हमें हमेशा फॉर्म चाहिए रहता मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर का, तो आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 है, तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट, और ये हो गया रेडियस 1। बस अब तो आपको समझ में आ गया, बना लीजिए सर्कल। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 1 वगैरह में ये तो आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके लिए x 0 1 1 माइनस वन माइनस वन आ गया। अब मुझे बनाना है सर्कल जिसका सेंटर है 1, 0 पे, मतलब मुझे 2 लेना पड़ेगा यार, समझा ना क्या कह रहा हूं, क्योंकि सेंटर 1 0 पे है, तो ये हो गया 0 के बाद 1 2 1 2 माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू। कीजिए ड्रॉ, सेंटर चाहिए हमें कहाँ पे 1, 0 पे, तो यह है x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, 1, 0, एक यूनिट का रेडियस यानी 1 से यहां तक का, कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपका सर्कल ड्रॉ। हो गया। पहला पॉइंट देखिए, पहला जो पॉइंट है आपके पास क्या है, पहला पोल है -1 0, x का कोऑर्डिनेट -1, y का कोऑर्डिनेट 0, सर्कल के अंदर आ रहा कि बाहर आ रहा, बाहर आ रहा, मतलब z इक्वल टू -1 से मुझे कोई तकलीफ नहीं, z इक्वल टू -1 का ही मतलब क्या होता है z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फैक्टर मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। सेकेंड देखो, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, तो सेंटर हो गया ना, है ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब ये मुझे तकलीफ दे रहा है, यानी z इक्वल टू 1 अगर मैं डालूंगा तो जो पोल बन रहा है ये किसके अंदर आ रहा है, मेरे रीजन के अंदर आ रहा है, मतलब z की वैल्यू 1 यानी z माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मुझे तकलीफ देगा, तो आप लिखेंगे हियर the pole z equals to -1 lies outside the circle C, and the pole z equals to 1 lies
इनसाइड द सर्कल सी। तो जो आउटसाइड द सर्कल आ रहा है मुझे उससे कोई खतरा है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ खतरा है उससे जो इनसाइड द सर्कल आ रहा है। तो जो इनसाइड आ रहा है उसको अलग रखो, बाकी पूरी चीजों को अलग रखो। तो जैसे ये था मेरे लिए मेरा क्वेश्चन। मैंने इसके दो फैक्टर बनाए डिनोमिनेटर के, क्या क्या? 3z² प्लस जेड जैसा था वैसा। एक बनाया z+1, एक बनाया z-1 इंटू dz बना। कौन सा वाला फैक्टर इनसाइड आ रहा है? z=1 इनसाइड आ रहा है, मतलब z-1 0। ये तकलीफ दे रहा है, तो जो तकलीफ दे रहा है उसको अलग रखो, बाकी पूरे को लिख दो f ऑफ z। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रल c f ऑफ z अपॉन z-1 इंटू dz, वेयर f ऑफ z क्या वैल्यू है? जो तकलीफ नहीं दे रही। न्यूमरेटर कोई तकलीफ नहीं दिया, 3z² प्लस z। डिनोमिनेटर में z+1 कोई तकलीफ नहीं दे रहा क्योंकि वाला पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आ रहा है। आ गया। अब बस क्या लगाना है? बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी 3z² प्लस z अपॉन z² - 1 इंटू dz। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2πi। आया पहले, फिर आता है f ऑफ a, तो आ जाएगा f ऑफ z के जगह क्या वैल्यू रखने पे दिक्कत हो रही है? 1 वैल्यू रखने, f ऑफ 1 आ गया। मतलब क्या मिलेगा? 2πi f ऑफ 1 निकालो, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस z यानी 1 डिवाइड बाय z+1 यानी 1 + 1 2 2 कैंसिल, 3 + 1 4, तो आ जाएगा 4πi। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब पिछले क्वेश्चन के मुकाबले वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। समझा कि नहीं समझा? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। using Cauchy's integral formula, find integration over closed curve C 3z² plus 1 upon z² minus 1 into dz, where C is the circle, mod of z equals to 2। चलो mod of z equals to 2 देखने में क्या समझ में आया बताइए? पहली चीज तो मुझे समझ में आया ये है एक सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 में और रेडियस है 2। उम्मीद है सबको देखना आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन है उसको हमेशा क्या लेते हैं? g ऑफ z। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट g ऑफ z हो गया मेरे पास 3z² प्लस 1 अपॉन z² माइनस 1। आ गया, g ऑफ z ले लिए। फिर आप ढूंढते इसका पोल। मैं इसके यहीं पे फैक्टर भी बना सकता हूँ 3z² प्लस 1 अपॉन z+1 z-1। क्यों? a² माइनस b² होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। बताइए पोल्स कहाँ पे आते हैं? द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर को लो इक्वल टू 0, तो आप ले सकते हैं z+1 इंटू z-1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो z+1 0 आएगा या तो z-1 0 आएगा, मतलब z की वैल्यू -1 आएंगी या तो z की वैल्यू 1 आएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर एट, पहला z की वैल्यू -1, दैट इज x कोऑर्डिनेट ही है, i की कोई भी टर्म नहीं दिख रही यानी y कोऑर्डिनेट 0, तो आ गया -1, 0 एंड
z इक्वल्स टू 1, मतलब x की टर्म दिख रही है 1, y की i वाली टर्म नहीं दिख रही है, यानी y कोऑर्डिनेट आ गया 0। दोनों पॉइंट निकाल लिए। अब हम आएंगे c। c क्या है? एक सर्कल है। हियर c is the circle, mod of z equals to 2, that is क्या, तो it is a circle with center x coordinate 0, y coordinate 0 and radius आएगा, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों है इसके 0, और जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है कितने यूनिट का? 2 यूनिट का दिया हुआ है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे। ये हो गया मेरे लिए सर्कल, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। ये सर्कल है 0 0, सेंटर रेडियस 2, तो रेडियस 2 का एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये आ गया मेरे लिए रेडियस 2 का एक सर्कल आ गया। अब देखो हमारे जो पॉइंट है पोल्स के, बाहर है कि अंदर है? ये है हमारे इस क्वेश्चन के पोल्स। पहला है -1, 0, तो x का कोऑर्डिनेट -1, y का कोऑर्डिनेट 0। इनसाइड सर्कल है कि आउटसाइड सर्कल है? इनसाइड सर्कल। फिर है 1, 0, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0। इनसाइड सर्कल है आउटसाइड सर्कल है? इनसाइड सर्कल। मतलब यहाँ पे 2 पोल है और दोनों के दोनों तकलीफ देते हैं, मतलब मुझे दोनों को सेम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे therefore both the poles, therefore both the poles z equals to 1 and z equals to -1 lies inside the circle C। मतलब मुझे दोनों से तकलीफ है। समझ में आया? चलिए लिख देते हैं। इसके फैक्टर बनाए थे हमने, एक था z+1, दूसरा था z- था। हमें दोनों से तकलीफ है ना? तो हम क्या करेंगे, इससे भी तकलीफ है, इससे भी तकलीफ है, तो ये दोनों को हटा सकते क्या? नहीं। किससे तकलीफ नहीं है? इससे तकलीफ नहीं है। न्यूमरेटर से कोई तकलीफ है क्या मुझे? नहीं, तो मैं इसे ले लूंगा f(z), तो आ जाएंगे इंटीग्रल C f(z) अपॉन z+1 z-1 इंटू dz, वेयर f(z) हो गया 3z² + 1, क्योंकि हमेशा मुझे न्यूमरेटर से तकलीफ तो नहीं चाहिए, तो मेरे को f(z) तो हर केस में मिलना ही है। डिनोमिनेटर की कौन सी वैल्यू जा सकती है ऊपर, जो तकलीफ नहीं देंगी, वो f(z) पे जा सकती है। तो अब ये क्वेश्चन को मुझे करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था नीचे आना चाहिए z-a। कोई ऐसा दिया हुआ था कि z-a इंटू z-b के लिए फॉर्मूला, कि 2 वैल्यू अगर मल्टीप्लाई और इसके लिए कोई फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है क्या? हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे z+1 z-1, कौन बड़ा है? z+1 बड़ा है। ये वाली मेथड हम लोगों ने जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे तब मैंने आपको समझाया था, क्या करना, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करना। तो z+1 में से अगर मैं z-1 को करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा,
z प्लस वन ब्रैकेट होगा ओपन तो आएगा माइनस जेड माइनस इंटू माइनस प्लस वन प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल वन प्लस वन आ जाएगा 2। यानी अगर मैं कैसे तो भी न्यूमरेटर में 2 ला लूं तो मैं उसके जगह लिख सकता हूं z प्लस वन और z माइनस वन। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो चलिए डिवीजन का 2 बाहर है और मल्टीप्लीकेशन का 2 चला गया अंदर, चला गया। इसका फायदा क्या हुआ, मैं 2 को लिख सकता हूं z प्लस वन माइनस जेड माइनस वन, यानी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू तो आ जाएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी। मैं 2 को लिख सकता हूं बड़ी वैल्यू यानी z प्लस वन माइनस छोटी वैल्यू यानी z माइनस वन डिवाइड बाय z प्लस वन इंटू z माइनस वन, और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एफ ऑफ जेड डी जेड से। ब्रैकेट को कर दो ओपन तो आ जाएगा 1/2 क्लोज इंटीग्रल सी। पहले ब्रैकेट में z प्लस वन कैंसिल, तो डिवीजन में क्या बचा z माइनस वन, और ये वाली वैल्यू अंदर जाएंगी तो आएगा एफ ऑफ जेड डी जेड। आ गया प्रॉपर फॉर्म, आया कि नहीं आया, प्लस फिर से इंटीग्रेशन जाएगा क्लोज कर्व सी पे। ऐसा लिख सकते या तो आप 1/2 इंटीग्रेशन लिखना है तो 1/2 ऐसा लिख सकते, आया। या तो ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट बनाने में अगर आपको लगता है ब्रैकेट छूट गया एक आधी बार तो 1/2 क्लोज इंटीग्रल सी, ये पूरा अंदर लेके जाओ ब्रैकेट के। सेकेंड इसमें z माइनस वन कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा एफ ऑफ जेड डी जेड बचा, और नीचे क्या हुआ z माइनस वन कट गया तो बचा z प्लस बचा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया। तो ये हमने बना लिए इसके 2 फैक्टर्स। बनाए कैसे बनाए समझा कि नहीं समझा, नहीं तो इसको आप ऐसा सॉल्व कर लेना 1/2 इंटीग्रल ओवर क्लोज कर सी। आया, पहली वाली वैल्यू क्या है z प्लस वन, इधर से ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जाएगा एफ ऑफ जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में है z प्लस वन z माइनस है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है माइनस। अच्छा हुआ हमने देख लिया, दोनों के बीच में कौन सा साइन है माइनस है, कलर चेंज कर दूं माइनस है। फिर ये 1/2 सी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर सी गया सामने से अंदर, बीच में क्या वैल्यू है z माइनस वन, पीछे से क्या मल्टीप्लाई हुआ एफ ऑफ जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, z प्लस वन कैंसिल, z माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू डी जेड, कौन सा साइन है बीच में माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर से एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस वन। बची वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। बस अब आपको लगा देना है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, therefore by Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या रहता कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, एक बार याद करने के लिए बताओ। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। इसका आंसर आप लिख सकते हैं 2πi एफ ऑफ ए लिख सकते। तो चलिए बताइए क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 1/2 जैसा था वैसा। यहाँ पे आएगा 2πi, फंक्शन की वैल्यू ए पे, देखो z माइनस ए, z माइनस वन, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आ गया। इतना ही चाहिए अलग पार्ट नहीं, माइनस साइन के बाद एक और इंटीग्रेशन था -1/2 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस वन, ये भी सेम फॉर्म है तो आ जाएगा 2πi फंक्शन की वैल्यू। अब देखो z प्लस वन, z माइनस ए, यानी ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1। समझा पक्के में, क्योंकि देखो हम क्या देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा, z माइनस वन, डिनोमिनेटर कब जीरो होगा जब ये पूरा जीरो हो जाए, मतलब z इक्वल टू 1 पे यहाँ पे जीरो आएगा। सेम चीज
z+1 जब 0 होगा तब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब जब z की वैल्यू आएंगी -1, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना पड़ता है। बस अब क्या करना है, यहां से f(z) को देखना है। ये है मेरे लिए मेरा f(z), तो बताइए क्या आएगा, 2 कैंसिल, तो आ गया पाई आई। फंक्शन की वैल्यू 1 पे तो आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3+1 आ जाएगा 4, -2 कैंसिल तो आएगा पाई आई। फंक्शन की वैल्यू -1 पे, -1 का स्क्वायर +1, 3 × 1 = 3, 3+1 4, मतलब क्या मिला, पाई आई 4 में से पाई आई 4 गया, क्या है आंसर, 0। तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। इजी है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, देखिए क्वेश्चंस बड़े आसान रहते हैं अगर आप एक बार मेथड पकड़ ले और क्या आपको कौन सा इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व करना है वो पकड़ ले, तो फिर आपको दिक्कत कोई भी आती है क्या, नहीं आती। उम्मीद है समझाऊंगा। चलिए अब आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, evaluate integration over closed curve C 4 - 3z upon z into z -1 into z -2 into dz, where C is a circle mod of z equals to 3/, ऐसा दिया हुआ है। मतलब बताओ, ये सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है, 3/2। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहा इसको क्या लेना पड़ता, g ऑफ z, फिर क्या निकालना पड़ता है, इसके पोल। फिर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कौन सा पोल अंदर आ रहा है, कौन सा पोल बाहर जा रहा है। बाहर वाला तकलीफ नहीं देता तो वो f ऑफ z में जाएगा, जो तकलीफ देता वो f ऑफ z में नहीं जाएगा। इतना मुझे अब समझ में आ गया है। तो चलिए बताइए सोल्यूशन क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को लिखेंगे g ऑफ z, तो आ जाएगा लेट g ऑफ z आ गया आपके पास 4 - 3z अपॉन z इंटू z -1 इंटू z -2। हम निकालेंगे इसके पोल्स, तो आप लिखेंगे द पोल्स ऑफ g ऑफ z r। कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को ले लो 0, तो आ जाएगा z -1 z -2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 1, एक आ गई 2। लिख दो ऐसा डायरेक्ट, समझ रहा है ना। अब तो इतना ज्यादा हर एक चीज सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं कि z 0 हो सकता है, z -1 0 हो सकता है, z -2 0 हो सकता है ना। तो z की हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज मिल गई, 0 1 और 2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल्स ऑफ g ऑफ z आर z इक्वल्स टू 0 1 और 2। आ गया, तीनों वैल्यूज मिल गई मुझे। एक बार मुझे पोल मिल गया, फिर मैं क्या देखता हूं, सर्कल। तो आप लिखेंगे हियर C is a circle mod of z equals to 3/2. It is a circle with center at origin यानी 0, and radius 3/2। कीजिए ड्रॉ। y एक्सिस, x एक्सिस आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। वैसे इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते तो और अच्छा रहता था हमारे लिए ना। 0 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 -0.5 -1 -1.5 -2 -0.5 -1 -1.5 -2। तो poles of g of z are at
z इक्वल टू 0, दैट इज x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, z इक्वल टू 1, दैट इज x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, एंड लास्ट z इक्वल टू 2, दैट इज x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब जैसे आप अगर यहाँ पे लिखना भूल गए, अभी मैं यहाँ पे मिटा के लिख सकता था तो मैंने मिटा के लिख दिया। आपके पास पेपर में क्या यहाँ पे काटा पीटी करोगे क्या? नहीं। अगर आपने ऐसा ही लिख के रखा है तो पोल्स ऑफ g ऑफ z आर z इक्वल टू 0 1 2, आपको याद आया मुझे तो इस फॉर्म में लिखना चाहिए था, तो काटेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे फिर आप छोड़ देंगे। फिर जब हम वो इनसाइड आउटसाइड वाला लिखते हैं ना, वहां पे मेंशन कर देना। एक जगह पे बस मेंशन करना जरूरी होता है, बार बार मेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब बताइए हमें क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए कर लेते हैं। कितने रेडियस का? 3/2 यानी 1.5 की रेडियस। तो ये हो गया 1.5 की रेडियस का सर्कल। ये आ गया हमारे लिए हमारा सर्कल। अब ढूंढो बस कौन कौन से पोल इनसाइड है, कौन कौन से आउटसाइड है। पहला पोल है z इक्वल टू 0, जिसका होता है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। अंदर है कि बाहर है? सर्कल के अंदर है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मुझे x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0 सर्कल के अंदर है बाहर है? अंदर है। और लास्ट क्या दिया है मुझे? 2,0 यानी z इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0। सर्कल के अंदर है बाहर है? बाहर है। तो z इक्वल टू 2 आउटसाइड सर्कल है, तो कोई तकलीफ देगा क्या? नहीं। बाकी दोनों इनसाइड सर्कल है तो तकलीफ देंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोल्स z इक्वल टू 0। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 एंड z इक्वल टू दूसरा कौन सा था? 1, दैट इज x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0 lies inside the circle C and pole z इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे i की कोई टर्म है ही नहीं, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0 lie outside the circle। आ गया। तो दो इनसाइड है मतलब दो तकलीफ देंगे, एक आउटसाइड है तो तकलीफ नहीं देगा। तो जो तकलीफ नहीं दे रहा है उसको हम तकलीफ देंगे क्या? नहीं, हम उसे अलग से लिख देंगे। तो देखो मुझे न्यूमरेटर तो पहले से ही कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, और अब पता चला z-2 वाला जो है वो भी बाहर आता है, तो वो भी तकलीफ देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो आउटसाइड द सर्कल है। तो मैं इसे ही लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल सी f ऑफ z अपॉन z इंटू z-1 इंटू dz, वेयर f ऑफ z कौन सी वैल्यू रहती जो तकलीफ नहीं देती? न्यूमरेटर कभी तकलीफ नहीं देता। डिनोमिनेटर में से z इक्वल टू 2 आउटसाइड द सर्कल है, तो z-2 यानी z की जगह 2 डालूंगा तो ये कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड सर्कल जा रहा है। समझ में आया? हमारे रीजन में यानी z की मैक्सिमम वैल्यू, ये रीजन क्या रहता है? लिमिट है, यानी 1.5 से ज्यादा बड़ी यहाँ पे वैल्यू आपको मिलने वाली है क्या? हमारे इस इंटीग्रेशन में नहीं मिलने वाली। तो भाई वो 2 पे 0 हो रहा, क्या हो रहा है इससे मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, मुझे तो वहां तक का इंटीग्रेट ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है कैसा लॉजिक लगता है? यहाँ पे बस सब क्या कराना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यूज हमें पता है क्या? नहीं। z बड़ा है कि z-1 बड़ा है? z बड़ा है। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो आ जाएगा z माइनस z, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो यहाँ से प्लस z माइनस z कैंसिल, तो क्या बचा? 1। यानी मैं 1 को ही लिख सकता हूँ, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, यानी क्या है? 1 है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर सी, मैं 1 को लिख दूंगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू लिख सकते हैं। बस अब क्या करो? सेपरेट कर दो। तो पहले जब मैं सेपरेट करूंगा z अलग जाएगा, z z कैंसिल, तो आएगा यहाँ पे, अच्छा f ऑफ z खा गए क्या हम? तो यहाँ से z z कैंसिल, तो क्या बचा? ऊपर जाएगा f ऑफ z,
डिवाइड बाय जेड, जेड कट गया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा जेड माइनस वन इंटू डी जेड। कौन सा साइन है माइनस, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर सी, यहाँ पे z माइनस वन कैंसल, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में z, तो डिवीजन में बचा सिर्फ और सिर्फ z, z के साथ कुछ भी नहीं है मतलब क्या होगा माइनस जीरो होगा, एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। समझा ना? आप सिर्फ z भी लिख के रख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए करके मैंने z को ही लिख दिया z माइनस जीरो। अब लगा दो फॉर्मूला, देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी 4 माइनस 3z अपॉन z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू इंटू डी जेड। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्या आ रहा था फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। इसका आंसर आता है 2 पाई आई एफ ऑफ ए। आता है तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू ए पे, ए की वैल्यू क्या है 1 है। याद रखना है यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे डिनोमिनेटर तकलीफ देगा, जैसे मैं z के जगह 1 डालूंगा तो 1 माइनस वन आएगा 0, तो 1 लिखा एफ ऑफ 1, कौन सा साइन था माइनस, फिर आएगा 2 पाई आई एफ ऑफ ए, z के जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूंगा तो तकलीफ देगा 0। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ ए जेड है क्या आपके पास है, बस वो वैल्यू के यहाँ पे कर देना हमें सब्स्टिट्यूट, तो आ जाएगा 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे 1 पे, एफ ऑफ जेड है हमारे पास 4 माइनस 3z अपॉन जेड माइनस, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू जेड, 3 1 जार 3 अपॉन 1 माइनस 2 आएगा, क्योंकि z की वैल्यू डालना है, z की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो आएगा 4 माइनस 3 इंटू 0 0 अपॉन z माइनस 2 मतलब 0 माइनस आएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आया वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 2 गया माइनस 1, तो आ गया माइनस 2 पाई आई, यहाँ पे आपका माइनस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 पाई आई। समझा ना क्या किया, यहाँ पे अगर आपको ऐसे में नहीं समझ में आ रहा तो ये 2 पाई आई, 4 में से 3 गया 1 डिवाइड बाय 1 में से 2 गया माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 2 पाई आई, फिर यहाँ पे था माइनस 2 पाई आई, 4 में से 0 गया 4 डिवाइड बाय 0 में से 2 गया माइनस 2, तो क्या होगा यहाँ पे 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आई प्लस 4 पाई आई, 4 पाई आई में से 2 पाई आ गया तो आंसर आ जाएगा 2 पाई आई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।